विशिष्ट अतिथि विशिष्ट अतिथि यतीन्द्र सिंह जी हमारे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया जी के भतीजे हैं, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस नाम से हमारा विश्वविद्यालय है, आज उन्हीं के सगे पारिवारिक व्यक्ति हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप आएँ और अपना दीक्षांत भाषण दें। माननीय कुलाधिपति आनंदी जी बेन पटेल जी, देवियों, सज्जनों और प्यारे विद्यार्थियों, खुदी को कर बुलंद इतना, क्या करो? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर किरदार से पहले खुदा बंदे से पूछे। खुदा क्या पूछे? खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। यह शेर मोहम्मद इकबाल का है, वही सर इकबाल जिन्होंने सबसे प्यारा गाना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। सरल शब्दों में इस शेर का अर्थ है, अपने व्यक्तित्व को इतना निखारो कि जब ईश्वर तुम्हारा भाग्य लिखने लगे तो वो तुमसे पूछे, बताओ वो क्या भाग्य तुम चाहते हो। अभी तक आपके टीचर्स, आप नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, आपके टीचर्स ने आपको बताया कि पढ़ाई महत्वपूर्ण है, पर आने वाले जीवन में पढ़ाई से भी अधिक महत्वपूर्ण आपका नज़रिया है। आप किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है। किसी ने सच कहा है, एटीट्यूड नॉट एप्टीट्यूड डिटरमिन्स एल्टीट्यूड। जीवन में ऊंचाई योग्यता से नहीं, आपके नज़रिए से मिलती है। तो जिन लोगों को आज मेडल नहीं मिला, कोई निराश होने की बात नहीं। मैंने अपने जीवन में अनगिनत विश्वविद्यालय, मैनेजमेंट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज में बोलने का मुझे मौका मिला, पर जितनी प्रसन्नता मुझे आज यहाँ आकर बोलने में हो रही है, उतनी कभी नहीं हुई। मेरे जीवन में दो व्यक्ति महत्वपूर्ण थे, एक तो मेरी माँ और दूसरे रज्जू भैया, जिसके नाम पे ये आपका विश्वविद्यालय रखा गया है। और मेरा नाम रज्जू भैया के छोटे भाई, जो राजस्थान में एक आईएएस ऑफिसर थे, उनके नाम पे रखा गया। उनका नाम भी यतीन सिंह था, उन्हीं के नाम पे मेरा नाम भी यतीन सिंह रखा गया। रज्जू भैया एक बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति थे, बहुत ही ध्यान देने वाले व्यक्ति थे, और उनका एक जो टेम्परामेंट था वो साइंटिफिक टेम्परामेंट था। वो उनका दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक था। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता से वे बहुत दूर रहते थे। उनके जो छात्र हैं, अभी जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो उनको उनकी गहन नॉलेज, एक डीप नॉलेज और एक क्लियर कंसेप्ट के लिए अब भी याद करते हैं। मेरे पिता वकील थे, बांदा में वकालत करते थे। 1950 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से एक वो इलाहाबाद जब आए, तो हम लोग पहले रज्जू भैया पार्क रोड में एक किराए के मकान में रहते थे, तो हम लोग उन्हीं के साथ उनके साथ रहे। फिर मेरे पिता ने और रज्जू भैया ने मिलकर सिविल लाइंस में ज़मीन खरीदी, और 1954 पे रज्जू भैया ने एक अपना मकान बनाया जो आनंदा जिसका नाम है, जहाँ पे अब संघ कार्यालय चलता है। हम लोग उनके साथ उनके मकान में आ गए, और 56 में हमने उसी के बगल में अपना मकान बनाया। हम लोग अपने मकान में चले गए। हम लोग के दोनों मकान एक ही कंपाउंड में थे और बीच में कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। रज्जू भैया रोज़ सवेरे हमारे घर अखबार पढ़ने के लिए आते थे। रज्जू भैया के यहाँ अखबार नहीं आता था, वो पैसे बचाते थे, और ये सारे पैसे वो संघ को दिया करते थे। शाम के समय हफ्ते में 3 दिन नहीं तो 4 दिन अवश्य वो हमारे घर में शाखा के बाद आया करते थे, और शाखा में बाद आकर वो हम लोग को किस्से कहानी सुनाते थे, बात करते थे,
और कुछ कोशिश करते थे समझाने की कि हम लोगों का व्यक्तित्व कैसा हो, ताकि किस तरह से हम अपने व्यक्तित्व को निखारें, ताकि हम भी कुछ जीवन में कुछ प्राप्त कर सकें। ये सिलसिला हम लोग का 1967 तक चला और 1967 को रज्जू भैया ने, एक भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा के लिए लगा दिया। मुझे उनके बहुत से किस्से याद हैं, शायद इतना समय तो मेरे पास नहीं है, बट मैं कुछ किस्से ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 1964 की बात है, टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहा था। वो सुबह अखबार पढ़ने के लिए आए तो मुझसे कहा, यति तुमने अखबार में 100 मीटर रेस और 4x100 मीटर रेस का रिकॉर्ड देखा? मैंने कहा हाँ। कहा तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? मैंने कहा नहीं तो। कहा देखो। फिर मैंने जब रिकॉर्ड को देखा तो पाया कि 100 मीटर का जो रिकॉर्ड है वो 10 सेकंड का था, लेकिन 4x100 मीटर्स का रिकॉर्ड, यानी 4 लोग 100 मीटर दौड़ रहे थे, तो मैं समझता था कि 40 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए, वो 38 सेकंड था। मैंने कहा, हमको चाचा जी, बड़े चाचा जी कहते थे, चाचा जी ज़रूर कुछ ना कुछ गलती है। मैंने सारे अखबारों को देखा, सब में वही लिखा था। हम लोग फिर आपस में बात करने लग गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा समय लगता है वो शुरू होने में लगता है, दौड़ के 15 मीटर तक, क्योंकि आप 0 से लेके एक मैक्सिमम स्पीड को पकड़ते हैं। और लेकिन 4x100 मीटर रिले में जो बेटन एक्सचेंज होता है, पहला आदमी तो वैसे ही दौड़ता है, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा बेटन तब एक्सचेंज होता है जब वो मैक्सिमम स्पीड पकड़ लेता है। और यही कारण है कि 4 धावक भी 40 सेकंड से कम में पूरी कर लेते हैं। मुझे उनकी एक दूसरी घटना भी याद है, मालूम नहीं आपसे शायद विद्यार्थियों को ना याद हो, बट जो यहाँ पे बड़े सज्जन लोग बैठे हैं उनको याद होगा। 21 सितंबर 1995 को एक अजीबोगरीब घटना हुई। गणेश जी की मूर्तियाँ दूध पीने लग गईं। ये बात बिजली की तरह फैल गई और मैं समझता हूँ आप हिंदुस्तान में यदि आप रहते थे, चाहे आप मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, चाहे जो हों, सब लोग मंदिरों में गए और वो गणेश जी की जो मूर्ति है उसकी सूंड के सामने जब आप उसको, कटोरी को और गिलास को कुछ तिरछा करके रखते थे तो दूध उससे ऊपर चढ़ने लग जाता था। रज्जू भैया जब भी इलाहाबाद आते थे तो हमारे यहाँ ही रुकते थे और उस दिन रज्जू भैया इलाहाबाद में थे। ये अजीबोगरीब घटना थी और ये घटना पूरी दुनिया में हो रही थी। हिंदू लोग जहाँ जहाँ दुनिया में थे वो मंदिरों में जाने लगे और ये काम करने लग गए। शाम के समय विश्वविद्यालय के बहुत सारे प्रोफेसर्स और प्रेस रिपोर्टर उनके बीच में आए और उनसे पूछने लगे, ये दैविक घटना है, क्या इसके द्वारा ईश्वर कुछ हमें संदेश देना चाहते हैं? उनके शब्द अक्सर बहुत से लोग होते हैं उस समय अनुसार अपने बयान को बदलते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से उनके शब्द याद हैं। उन्होंने कहा, जिस देश में करोड़ों बच्चे एक बूंद दूध के लिए तरस जाएं, मैं नहीं समझता उस देश के देवी देवता इतने क्रूर हो सकते हैं कि उनकी मूर्तियां दूध पीने लग जाएं। फिर उन्होंने उसका कारण बताया, जो भौतिक शास्त्र के जो कुछ लोगों को मैंने देखा कि गोल्ड मेडल मिला हुआ है वो जानते होंगे। एक होता है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन के कारण ये दूध ऊपर चढ़ता है। आप भी जब आज घर जाइएगा तो गणेश जी की सूंड के नीचे ज़रा सा रखिएगा, दूध को नीचे रखिएगा तो आप देखेगा दूध वो ऊपर जाने लग जाएगा। तो जीवन में व्यक्तित्व को निखारने के लिए रज्जू भैया की तरह जिज्ञासु रहिए, ऑब्जर्वेंट रहिए और हमेशा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने सामने रहिए। ये जीवन में आपको आगे ले जाएगा। जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण कुंजी है अपने प्यार को, अपने जुनून को ढूंढिए। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, ये एकदम सच्ची कहानी है। आज से कोई 65 साल पहले 1955 में अमेरिका में कॉलेज में पढ़ने वाली एक अनब्याही माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। वो पढ़ रही थी, उसके पास पैसे नहीं थे कि अपने बेटे का लालन पालन कर सके, तो उसने उसको गोद में देने का मन बनाया। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि गोद लेने वाले दंपति स्नातक होने चाहिए। पहले एक वकील दंपति आए, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि एक लड़की को गोद लेंगे। कुछ काफ़ी दिनों बाद
एक दंपति आए, उन्होंने कहा हम बच्चे को गोद में लेंगे, लेकिन अनब्याही माँ ने उस गोदनामे में दस्तखत करने से मना कर दिया, क्योंकि उससे ये लगा कि जो गोद लेने वाली माँ है वो कॉलेज तो गई बट पास आउट नहीं कर पाई, और गोद लेने वाले पिता जो थे वो तो हाई स्कूल ही नहीं पास थे। बड़ी मुश्किल से इस शर्त पे उसने दस्तखत किए कि गोद लेने वाले दंपति बेटे को कॉलेज भेजेंगे। बेटा बड़ा हुआ और बहुत गरीब घर के लोग थे, सारा जमा पूंजी करके उन्होंने उसको एक कॉलेज में भेजा। वो रीड्स कॉलेज था। रीड्स कॉलेज अमेरिका में जो सबसे पुराने कॉलेज हैं वो आईवी कॉलेज कहलाते हैं, आईवी स्कूल्स। ये सबसे पुराने हैं, दुनिया में सबसे अच्छे और दुनिया में सबसे महंगे। रीड्स कॉलेज आईवी कॉलेज तो नहीं था, लेकिन ये उतने के बराबर महंगा था। 6 महीने उस लड़के ने पढ़ाई की और लगा भाई मैं तो अपने माता पिता का पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ने लिखने से जीवन में कुछ होगा नहीं। उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। अमेरिका में माता पिता तो फिर आपका खर्चा उठाते नहीं हैं, तो वो अपने दोस्तों की डॉर्मेट्री में वो फ्लोर पे सोया करता था, और कॉलेज में कोका कोला की बोतलें वो कलेक्ट करता था, और हर बोतल को कलेक्ट करने पर उसे 2 सेंट मिलते थे। उसी से कुछ खर्चा चलाता था। और वहीं पे एक रामकृष्ण मिशन का एक मंदिर था, तो वहाँ पे प्रसाद बहुत अच्छा मिलता था खाने के रूप में। तो संडे को 10 किलोमीटर पैदल जाता था और भाई वहाँ जाके प्रसाद खाता था। इस तरह से उसने जीवन यापन किया। वहाँ पे जाके टूटी फूटी हिंदी सीखी, और फिर उसको लगा कि वो सच की खोज में हिंदुस्तान आए और कैरोली बाबा से मिले, तो शायद उसे पता चलेगा जीवन का सच क्या है, आगे क्या करना चाहिए। वो 73 में हिंदुस्तान आया, और जब कैरोली बाबा से मिलने वो नैनीताल पहुंचा तो मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि 6 महीने पहले वो मर चुका था। बस बच्चे का जो अनुभव था बहुत ही अच्छा नहीं था। हिंदुस्तान में गरीबी, गंदगी, अब तो मोदी जी के कारण बहुत कुछ सफाई है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही रद्दी हालात थे। उसको लगा कि एक थॉमस एल्वा एडिसन, ये फिज़िक्स वाले साथ जानेंगे, ये दुनिया के सबसे महानतम इन्वेंटर हैं। इनके पास 1000 से ज़्यादा पेटेंट हैं। आप कोई भी चीज़ देखें, आप बल्ब देखें, लाइट का बल्ब देखें, आप ग्रामाफोन देखें, आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो उसमें वो थॉमस एल्वा एडिसन ने उसका आविष्कार किया है। तो उसको लगा कि एक थॉमस एल्वा एडिसन सैकड़ों कार्ल मार्क्स जिन्होंने कम्युनिज्म को जन्म दिया, या सैकड़ों कैरोली बाबा से कहीं बेहतर आदमी है, और मुझको भी एडिसन बनना चाहिए। वो वापस अमेरिका गया, उसने एक कंपनी खोली। जब कंपनी अच्छा करने लग गई तो उसको अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। उसने दूसरी कंपनी शुरू की। दूसरी कंपनी जब अच्छा करने लग गई तो पहली कंपनी नीचे जाने लग गई। उसको फिर वापस बुलाया गया। फिर कंपनी, पहली वाली कंपनी अच्छा करने लग गई। जब अच्छा कर रही थी तो पता चला उसको कैंसर हो गया है, पैनक्रियास का कैंसर। लोग, डॉक्टर ने कहा 6 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। उसने और डॉक्टरों से सलाह की। उसने कहा अच्छा ऑपरेशन करोगे तो जी सकते हो। उसने ऑपरेशन करवाया, 6 साल और जा, और अक्टूबर 2011 में उसकी मृत्यु हो गई। जब अक्टूबर 2011 में उसकी मृत्यु हुई तो उसकी कंपनी एप्पल इनकॉर्पोरेटेड दुनिया की श्रेष्ठतम, सबसे बेहतरीन कंपनी थी। उस लड़के का नाम स्टीव जॉब्स। आप देखेंगे स्टीव जॉब्स का जीवन बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ। अनाथ, अनब्याही माँ, गरीब माता पिता, स्कूल छोड़ दिया, हिंदुस्तान आया कहीं से, लेकिन वो दुनिया के सबसे महानतम व्यक्तियों में से 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में यदि आप देखेंगे तो जिसने दुनिया का सबसे ज़्यादा काम किया वो एक स्टीव जॉब्स था। वो ऐसा कैसे कर पाया? जैसे आपका आज कॉन्वोकेशन है, तो 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कॉन्वोकेशन है, और ये स्पीच उसकी यूट्यूब में है, अवश्य जाइए, आपने नहीं देखी है तो अवश्य देखिए। ये एक बेहतरीन स्पीच है। मैंने अपने जीवन में इससे इंस्पायरिंग स्पीच नहीं सुनी। उसका एक अंश मैं पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन मैं ये अंग्रेज़ी में सुनाऊँगा।
उसका कारण ये है कि ये हिंदी में मैं इसका अनुवाद नहीं कर सकता, इसका मज़ा अंग्रेज़ी में है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, ख़ास तौर से जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं ये उनके लिए है। The only thing that kept me going was that I loved what I did. You have got to find what you love. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it, keep looking. Don't settle. As with all matters of heart, you will know when you will find it. And like any great relationship, it just gets better and better. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you already want to become. Everything else is secondary. अपने प्यार को ढूंढो, अपने जुनून को ढूंढो, अपने जुनून को अपना पेशा बनाओ, यही तुमको जीवन में ऊपर ले जाएगा। पर मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ। हम सब परिस्थितिवश वो नहीं कर पाते जो हमारा जुनून था। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। और मैं बीएससी करने के बाद हिंदुस्तान के एक बहुत जानी मानी इंस्टीट्यूट में एक भौतिक शास्त्र पढ़ने के लिए गया। फिर पिता के कहने पे मैं वकील बन गया। यदि आप अपनी इच्छा से काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, बट किसी कारणवश आप अपनी इच्छा से काम न कर पाएँ तो मेरे विचार से ये और भी बेहतर बात है, क्योंकि तब आप ईश्वर की इच्छा पे काम कर रहे हैं। और ईश्वर की इच्छा आपकी इच्छा से हमेशा ऊपर है। आप उसमें भी जीवन में सफल होंगे, लेकिन उसकी कंडीशन ये है, आप अपने पेशे को अपना प्यार बनाइए, अपना जुनून बनाइए। तो दूसरी बात है, अपने जुनून को अपना पेशा बनाइए, और यदि ये ना हो सके तो अपने पेशे को अपना जुनून बनाइए। मैंने अपनी बातें रज्जू भैया की बातों से शुरू की थी। मैं उन्हीं की एक घटना से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। हम लोग के बचपन में टेप रिकॉर्डर आया था, ये 61 या 62 की बात होगी। हम लोग ने भी एक टेप रिकॉर्डर ख़रीदा और शाम का समय था, हम लोग अपना उसको ख़रीद के, नई नई चीज़ आई थी, अपना कुछ बोल रहे थे, कोई गाना गा रहा था, कोई चुटकुला सुना रहा था, रिकॉर्ड कर रहे थे। शाम का समय था, रज्जू भैया कहीं से घूमते हुए शाखा के बाद घर में आए। भाई क्या हो रहा है? तो हम लोगों ने कहा ये टेप रिकॉर्डर आया, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा चाचा जी आप भी कुछ बताइए। तो उन्होंने गीत सुनाया, जो गीत उनके मन में हमेशा हमेशा पास था, और जिस गीत पे वो चाहते थे कि हम उनको फॉलो करें, और जिस गीत पे वो चाहते हैं कि आप सब फॉलो करें, वो गीत है, ये संघ का एक बहुत पुराना गीत है, मन समर्पित, जिसको कि आपके कुलपति महोदया ने भी सुनाया। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और दूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप न केवल अपने माता पिता, अपने इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, बस देश का भी झंडा दुनिया में फहराएं। और रज्जू भैया के प्रिय गीत को यदि आप आत्मसात कर सके या उसका प्रयत्न भी कर सके, तो हम फिर से कह पाएंगे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय हिंद।